Welcome to this video students. In this video, I will start chapter number 1 chemical reaction and equations. इस वीडियो के अंदर हम थियरी तो कवर करेंगे लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि इस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। तो आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है वही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसका आंसर होगा रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस अकर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें कुछ रिएक्शंस के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ रिएक्शंस के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। तो जिस जिस रिएक्शंस के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस अपने क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ लिया है। ओके, तो सेकंड आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डेली लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है कि केमिकल रिएक्शंस जो आपके डेली लाइफ में होती है, ठीक है, आपके आसपास में जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके एग्जांपल आप दो। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर गेट्स स्पॉइल्ड। ठीक है, जब हम मिल्क को समर के दौरान रूम टेम्परेचर, ठीक है, समर में क्या होता है, रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से अगर मिल्क को हम बाहर रखते हैं तो वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो वो क्यों बिगड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, उसकी वजह से मिल्क जो होता है उसमें कुछ और सब्सटेंसेस पैदा होते हैं और कुछ केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क को हम बोलते हैं कि मिल्क बिगड़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोजन इन आयरन नेल व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफियर। ठीक है, जब हम कोई भी लोहे की चीज़ होती है, और लोहे की नेल भी हो सकती है या फिर कोई और लोहे की चीज़ होती है, उसको हम जब ह्यूमिड एटमोसफियर में रखते हैं तब उसमें क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जंग लग जाती है। उस जंग लग जाने को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। वो कोरोजन होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से। यहाँ पे आयरन के जो पार्टिकल्स होता है वो क्या करते हैं, एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ केमिकल प्रोसेस करते हैं और उसके वजह से क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पैदा होता है और उसको हम बोलते हैं कोरोजन। नेक्स्ट, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। अब क्या होता है कि जब हम ग्रेप्स को बाहर रखते हैं तब वो थोड़े टाइम बाद बिगड़ जाती है। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस की वजह से उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जिसमें से बेड ऑर्डर आती हो, और उस केमिकल की वजह से वो ग्रेप अब हमारे लिए ईटेबल भी नहीं रहती है। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रेप्स जो बिगड़ जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक केमिकल रिएक्शन ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फूड इज कुक्ड। तो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। सेकेंड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। ठीक है, जब हम खाना कोई खाते हैं उसके बाद फूड क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट होने की जो प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसके साथ ये भी याद रख लेना, वो आपको काम आएगा कि जब हम कोई खाना खाते हैं तब उसके बाद तो वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद एक केमिकल पैदा होता है जिसका नाम है ग्लूकोज। फिर क्या होता है, वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंचता है और हर एक सेल में वो ग्लूकोज स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वी रेस्पायर। जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लेने की प्रोसेस है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन फिर लंग्स पे पहुंचता है और लंग्स के माध्यम से वो ब्लड में जाता है और ब्लड हर एक सेल के पास जाता है, और हर एक सेल के पास जाता है तब सेल में वो एक ऑक्सीजन छोड़ देता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा था, जब फूड डाइजेस्ट होता है तब वो हर एक सेल के पास ग्लूकोज पहुंच जाता है। तो फिर नेक्स्ट होता है ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं, और जब एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन कर पाती है। ठीक है, बॉडी को चलाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो खाना खाने से जो ग्लूकोज मिलता है वो
और सांस लेने से जो ऑक्सीजन मिलता है वो सेल के अंदर पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है CO2 जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। वो फिर क्या होता है, बाहर निकल जाता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, जब भी ब्रीदिंग करते हैं तब क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली प्रोसेस आपको बाद में पढ़ने के लिए आएगा। अभी आपको क्या याद रखना है कि जो आप खाना खाते हो तब फूड का जो डाइजेशन होता है वो एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, जब हम सांस लेते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंजेस कैन अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन जब होती है तब उसमें कैसे कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चेंजेस होते हैं मतलब वो हम किस तरीके से प्रोसेस को पहचानते हैं, वही हुआ चेंजेस। ठीक है, अब हम प्रोसेस को पहचान रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ कि वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हमें यही सेम आंसर लिखना है, जिसका आंसर हम देखते हैं, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बिलो लिस्टेड चेंजेस कैन अकर। ठीक है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तब नीचे दिए गए चेंजेस उसके अंदर होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, कि जो केमिकल्स अंदर होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, चेंज इन कलर, कि कलर चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि उसमें से कोई गैस बाहर आ सकता है। और फोर्थ हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर भी बदल सकता है, वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इतनी 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस के दौरान, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है, गैस इवोल्व हो सकती है और टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। अब ये 4 चीज़ें समझाने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक में 3 एक्टिविटी दी है यहाँ पे, जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे मैग्नीशियम का रिबन दिया है, मैग्नीशियम का रिबन है, और दूसरा आपको यहाँ पे बर्नर दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, ये बर्नर में से आग निकलेगी और जब बर्नर में से आग निकलती है वहाँ पे हमें इस मैग्नीशियम की पट्टी को जलाना है। ठीक है, और जब हम इस मैग्नीशियम की पट्टी को यहाँ पे जलाते हैं तब क्या होता है, डेजल विथ अ वाइट फ्लेम। डेजल मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट उसमें से निकलती है और वो लाइट होती है वाइट कलर की फ्लेम। ठीक है, एकदम वाइट कलर की बहुत ही ज़्यादा लाइट के साथ ये मैग्नीशियम की जो रिबन है वो जलती है। और जलने के बाद क्या होता है, इसमें से पाउडर इस तरीके से नीचे गिर के इसके अंदर कलेक्ट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है MgO पाउडर, मतलब कि यहाँ मैग्नीशियम की रिबन थी, वो जल के क्या हो गया, पाउडर बन गया। और पाउडर बना तब वो क्या था, MgO, मतलब वो मैग्नीशियम नहीं रहा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें यहाँ समझाया गया है कि चेंज इन स्टेट, यहाँ पे हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम का सॉलिड लिया था और यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया। ठीक है, तो यहाँ एक्टिविटी 1.1 में इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड देखते हैं हम एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी 1.2 में क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये वाली जो है उसको टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, उसके अंदर लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए, उसके नाम याद रखने आपको, लीड नाइट्रेट और दूसरे के अंदर पोटेशियम आयोडाइड। फिर क्या करते हैं, जब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक तीसरी टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है जिसमें क्या है, इन दोनों का मिक्सचर की, इस दोनों को जब मिक्स कर दे उसके बाद ये वाली टेस्ट ट्यूब है, उसमें क्या होगा कि ये दोनों जब मिक्स करेंगे तो ये लीड आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लीड है वो आयोडाइड के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये पोटेशियम जो दिया है वो नाइट्रेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये वाली हम जब आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब आपको पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, उसको हमने मिक्स किया तो लीड आयोडाइड बन गया और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, इसके साथ हमें क्या प्रोसेस देखने को मिलती है कि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे आपको येलो कलर दिख रहा है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एक येलो कलर का एक केमिकल फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ
येलो कलर देखने को मिला वो क्या होता है, तो ये होता है लीड आयोडाइड। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तब जो लीड आयोडाइड बनता है उसका कलर येलो होता है, और वो दूसरा जो पोटेशियम नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर इनसोल्यूएबल होता है, तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे येलो कलर देखने को मिलता है। ठीक है, नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है PbNO3 ट्वाइस, जो लीड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। सेकंड लिखा है Ki, पोटेशियम आयोडाइड का केमिकल फॉर्मूला है। बीच में मैंने लिखा है प्लस, मतलब कि इन दोनों को मिक्स करता हूँ, तो एरो करके यहाँ पे जो लिखा है वो फाइनल प्रोडक्ट है कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बनता है, तो KNO3 मतलब होगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2 लीड आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे लीड आयोडाइड की वजह से ही हमें यहाँ पे इसके अंदर येलो कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर चेंज इन कलर भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो इक्वेशंस मैंने लिखा है PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki 2KNO3 प्लस PbI2, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है इक्वेशंस, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डीप में पढ़ेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ पे ये दो चीज़ें ऐड की और दो चीज़ें बनी, जिसमें से ये PbI2 लीड आयोडाइड जो येलो कलर का था उसकी वजह से यहाँ येलो कलर देखने को मिला। वैसे भी यहाँ मैंने लिखा है 2Mg प्लस O2 और ये एरो करके लिखा है 2Mg, वो भी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी नंबर 1.3। यहाँ पे क्या किया है कि एक कोनिकल फ्लास्क लिया है। ठीक है, ये जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कोनिकल फ्लास्क। इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, जो काफ़ी पतली होती है। ठीक है, और एक इस तरीके का बड़ा भी एक आता है, इस तरीके का शेप होता है, उसको हम बोलते हैं बीकर। ठीक है, तो मेन यहाँ एक्टिविटी 1.3 पे फोकस करते हैं कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर एक जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखता है वो जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, वो कोनिकल फ्लास्क के अंदर भरा हुआ है। फिर नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर केयरफुली डाला जाता है। केयरफुली क्यों डाला जाता है, क्योंकि H2SO4 एक एसिड है, और एसिड के साथ अगर हम अच्छे से डील नहीं करते हैं तो वो हमें हार्म भी कर सकता है। इसलिए हमें जिंक ग्रेन्यूल्स पहले भरी, फिर उसके अंदर केयरफुली H2SO4 भरा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको एक्टिविटी दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ ऊपर से बंद कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जिंक और H2SO4 दोनों मिलके उनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, और जब दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन H2 गैस। और दूसरा क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शन के बाद अगर आप इस कोनिकल फ्लास्क को टच करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता चलता है, आप वहाँ पे फील कर सकते हो कि वो कोनिकल फ्लास्क गर्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्टिविटी और इस केमिकल रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन गैस जनरेट हुआ। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इस फ्लास्क को टच करते हैं तो क्या होता है, वो हमें गर्म लगता है। ठीक है, गर्म क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, उसकी वजह से ही ये कोनिकल फ्लास्क हमें गर्म लगता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वेरी IMP क्वेश्चन एक आ सकता है कि मेटल प्लस एसिड। यहाँ पे हमने क्या किया था, जिंक। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या ली थी, जिंक। उसके अंदर हमने क्या किया, H2SO4 एसिड डाला। तो जिंक क्या होता है, एक मेटल होता है, उसके अंदर हमने एसिड डाला। ठीक है, तो जब भी कोई मेटल के अंदर हम एसिड डालते हैं, या फिर जब भी कोई मेटल और एसिड प्रोसेस करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती है उसके बीच में, तब ऑलवेज एक मेटल का सॉल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ है हाइड्रोजन गैस का लिबरेट होना। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेटल और एसिड के बीच में प्रोसेस होने से क्या होगा, तो वहाँ पे हमें आंसर लिखना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वो मेटल कोई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे हमने एक्टिविटी 1.3 में जिंक ली थी, उसकी जगह पे एल्यूमिनियम भी हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, आयरन भी हो सकता है। ठीक है, मेटल कोई भी हो सकती है, और एसिड भी कोई भी हो सकता है। HCl भी हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 भी हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड,
HNO3 भी हो सकता है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, कोई भी मेटल और कोई भी एसिड, ठीक है, जब भी कोई मेटल और एसिड जब भी साथ में प्रोसेस करते हैं तो उसमें से ऑलवेज हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे हमने एक्टिविटी 1.1 में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, ठीक है, तो उसमें से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनता है, ठीक है। इस एक्टिविटी के ऊपर से एक और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इनटू द एयर, कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम एयर में जलाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखा है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इनटू एयर इट विल बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू द वाइट पाउडर, ठीक है, कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तब क्या होता है, वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है, कि एक बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद कलर के लाइट के साथ जलता है एंड चेंजेस इनटू दी वाइट पाउडर, और एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था ये जल के नीचे पाउडर बन जाता है और पाउडर किस कलर का होता है, वाइट कलर, ठीक है। और वाइट कलर क्या होता है, वाइट कलर का जो पाउडर होता है वो क्या होता है, दिस वाइट पाउडर इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। यहाँ ऊपर था तब वो क्या था, मैग्नीशियम था, लेकिन जब जल के नीचे वाइट पाउडर बन गया तब वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। और नेक्स्ट हम लिख देंगे इट फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी कि जब भी कोई चीज़ को हम जलाते हैं तो जलाने को हम इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम है, उसको जलाया मतलब उसका जो प्रोसेस हुआ वो ऑक्सीजन के साथ हुआ, ठीक है। कहीं पे भी आपको इस तरीके का प्रोसेस दे कि कुछ चीज़ को आपको जलाना है तो उसको आपको कंसीडर करना है कि ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हो रही है, और ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस होकर क्या बन गया, 2MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन को जलाते हैं तो वो डेजल करता है एक वाइट फ्लेम के साथ, और वाइट पाउडर के अंदर चेंज हो जाता है, और वाइट पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो कहाँ से बना, तो रिएक्शन हुई मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और IMP भी है, तो अच्छे से ये क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बी एक्टिविटी 1.1 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है कि जब यहाँ पे हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ जलाने से पहले ना हमें इसको सैंड पेपर के साथ साफ करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, की मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। तो जब इसको हम पड़ा रखते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, कहीं पे भी पड़ा होगा, जलाने से पहले हमने कहीं पे उसको स्टोर किया होगा, तब क्या होता है, जब उसको स्टोर करते हैं ना तब वो ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो पड़ा है वहाँ पे, हवा तो होगी, और हवा के अंदर क्या होता है, एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। उस ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस करके उसके ऊपर इस तरीके का एक लेयर बन जाता है, और वो लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, ठीक है। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और हार्ड होता है उसकी वजह से क्या होता है, जब उसको जलाने जाते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं जलता है, और अच्छी तरीके से नहीं जलेगा तो वो फिर वाइट पाउडर भी नहीं बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले साफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, मैग्नीशियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल मतलब वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन कर लेती है, ठीक है। मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। अब रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेगी, तो व्हेन वी स्टोर इट इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन, कि जब हम उसको स्टोर करे हुए तब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा टू फॉर्म द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म हो जाएगा विच प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम की जो आगे की प्रोसेस है उसको प्रिवेंट करेगा, उसको रोकेगा, ठीक है, उसको अच्छे से जलने नहीं देगा। और विथ ऑक्सीजन, तो मतलब वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से जलने नहीं देगा। इट इज़ क्लीन्ड बाय द सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर, ठीक है। तो इस लेयर जो पहले से बना हुआ है उस लेयर को हटाने के लिए उसको सैंड पेपर से अच्छे से साफ किया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमारे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखा जाता है,
फिर केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।